नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ राममूर्ति और आज की प्रश्नोत्तरी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आप और मैं जानती हूँ कि रीट जुलाई में प्रस्तावित है, इसलिए आपको अभी मेरे साथ रिवीजन करते हुए चलना है। समय अभाव होने के कारण अपन तीसरा रिवीजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अभी से इन क्वेश्चन आंसर को दोहराते हुए और लर्न करते हुए आगे बढ़ना है आपको। तो आइएगा विद्यार्थियों, अधिक समय ना लेते हुए अपनी मूल टॉपिक पर आती हूँ। आज मैं आपको सोल्व करवाऊँगी 61 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन भी बताती हूँ और इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन भी मैं आपको सोल्व करवाती हूँ, उनको भी आपको याद रखना है। और याद नहीं हो पाता है तो नोट्स बुक में अलग से नोट कर लेना है। पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का, कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कब की थी? तो मैंने ये क्वेश्चन बताया था बाल विकास के अंदर, तो आपको याद होगा। देखते हैं आंसर कि कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कब की थी। ए 16वीं सदी, ब 17वीं सदी, स 18वीं सदी और द 19वीं सदी। तो विद्यार्थियों, कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी 17वीं सदी और सन पूछा जाए तो 1628। अब इसके अलावा अपन थोड़ा सा और देखते हैं। 17वीं सदी तक मनोविज्ञान का इतिहास देखा जाए तो उस समय के विद्वान बालक के जीवन चक्र से संबंधित अध्ययन को कोई महत्व नहीं देते थे, लेकिन पुराने समय के विद्वानों के योगदान पर चर्चा की जाए तो उनकी रुचि स्पष्ट नजर आती है। 17वीं सदी में कमेनियस ने बालकों के लिए स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी और कमेनियस ने 1657 में बालकों के लिए 2 पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक थी वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी और दूसरी पुस्तक में पाठ्य सामग्री को चित्रों के माध्यम से रोचक बनाया गया था। तो यह है कमेनियस से संबंधित कुछ अलग महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। कौन से मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था बाल विकास का? तो देखते हैं, प्लेटो ने, जॉन डीवी ने, पेस्टालोजी ने, हॉल ने। तो बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक है पेस्टालोजी। अब थोड़ा सा और बताती हूँ अलग से कि 1774 में पेस्टालोजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन कर एक पुस्तक लिखी थी, बेबी बायोग्राफी, जो बाल विकास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक थी। और बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने वाले भी पेस्टालोजी ही थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 63, अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो पहले ऑप्शन देखते हैं, गैसेल ने, जीन प्याजे ने, प्रेयर ने या पेस्टालोजी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेस्टालोजी, क्योंकि पेस्टालोजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन कर बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी, जो बाल विकास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक थी। पेस्टालोजी के अलावा भी जर्मनी के चिकित्सक टाइडमैन ने 1787 में अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था और उन्होंने भी एक विवरण तैयार किया था और उसे प्रकाशित किया था, जो बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। तो
क्वेश्चन ये है कि अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किसने किया? तो 2 मनोवैज्ञानिक हैं, एक तो पेस्टालोजी है और एक टाइडमैन है। पेस्टालोजी ने किया है 1774 पे और टाइडमैन ने किया था 1787 पे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी बेबी बायोग्राफी और उन्होंने एक विवरण तैयार किया था जो बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको पहले से ही डिटेल से लिखवा रखी है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन है, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? हॉल ने, प्रेयर ने, टेन ने या ब्लॉक कब्बब ने? तो ये की है टेन ने। कब की है? 1869 के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? टेन ने, डार्विन ने, प्रेयर ने या हॉल ने? तो इस पुस्तक की रचना करी है विद्यार्थियों डार्विन ने। कब करी है? तो ये करी थी 1877 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 66, द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया किसने करवाया था? पुस्तक है द माइंड ऑफ द चाइल्ड। तो ये पुस्तक है प्रेयर की, पियाजे की, ब्रूनर की, हॉल की। तो ये पुस्तक का प्रकाशन करवाया है प्रेयर ने। 1881 में, थोड़ा सा अलग बता देती हूँ आपको, 1881 में प्रेयर ने अपने जन्म लेते ही पुत्र का अध्ययन किया था और पुस्तक लिखी थी द माइंड ऑफ द चाइल्ड। और प्रेयर के समकालीन था स्टैनले हॉल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 67, अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन हैं? ए स्टैनली हॉल, बी जीन पियाजे, सी जॉन लॉक और द टाइडमैन। तो अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जनक हैं स्टैनले हॉल। प्रेयर के समकालीन थे स्टैनले हॉल और स्टैनले हॉल को अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 68, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला कब चला जी? ए 17वीं सदी में, बी 18वीं सदी में, सी 19वीं सदी में और द 20वीं सदी में। तो अमेरिका में जो बाल अध्ययन आंदोलन चला था उसके जन्मदाता कौन है? स्टैनले हॉल। और ये आंदोलन कब चला था? तो ये आंदोलन चला था 19वीं सदी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 69, स्टैनले हॉल ने स्थापना की, किसकी स्थापना की थी? ए चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, बी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, से ए व ब दोनों, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर आएगा ए व ब दोनों। स्टैनले हॉल ने किशोरों हेतु अमेरिका में दो संस्थाओं की स्थापना करी थी। पहली है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और दूसरी है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 70, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की, किसने की? ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की है शली ने, हॉल ने, गेसेल ने या फिर पियाजे ने। तो ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं शली।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 71। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अपने को सही युग्म जो नहीं है उसकी पहचान करनी है। ए वाटसन व्यवहारवाद, ब जॉन डीवी संरचनावाद, स जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास और द वर्दीमर या गेस्टाल्टवाद। तो आपको पता है कि व्यवहारवाद का जनक कौन है? वाटसन, राइट आंसर होगा। संरचनावाद के जनक कौन है? जॉन डीवी, बिल्कुल नहीं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जीन प्याजे, सही है। गेस्टाल्टवाद के समर्थक कौन है? वर्दीमर, ये भी सही है। तो अपना राइट आंसर होगा जॉन डीवी। नहीं पूछा गया है तो जॉन डीवी होगा, क्योंकि जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है। जॉन डीवी अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं। तो अपना राइट आंसर होगा जॉन डीवी। संरचनावाद के प्रवर्तक है विलियम वुंड और सबसे प्राचीन संप्रदाय है संरचनावाद और इसके प्रवर्तक है विलियम वुंड। संरचनावाद के विरोध में आया था प्रकार्यवाद और प्रकार्यवाद के प्रवर्तक है विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद को कार्यात्मकवाद भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 72। विकासात्मक मनोविज्ञान है। विकासात्मक मनोविज्ञान किसका विस्तार है? ए बाल मनोविज्ञान का विस्तार है, ब बाल विकास का विस्तार है, स समाज मनोविज्ञान का विस्तार है या फिर द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा विद्यार्थियों कि विकासात्मक मनोविज्ञान का सबसे पहले तो जनक कौन है? तो जनक पूछा जाए तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक है जीन प्याजे और विकासात्मक मनोविज्ञान बाल विकास का विस्तार है। आंसर आएगा ब। और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बाल विकास किसका विस्तार है? तो बाल विकास विस्तार है बाल मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान से बना बाल विकास और बाल विकास से बना विकासात्मक मनोविज्ञान। अब थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं आपको कि बाल मनोविज्ञान जो सबसे पहले था, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक। इसके बाद बना बाल विकास। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था या कह दो परिपक्वावस्था तक। बाल विकास से बना विकासात्मक मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक। ठीक है विद्यार्थियों, आशा और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 73। कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किसमें किया जाता है? ए विकासात्मक उपागम में, ब दैहिक उपागम में, स प्रयोगात्मक उपागम में और द व्यक्तित्व उपागम में। तो कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है प्रयोगात्मक उपागम में। आंसर आएगा स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना 74। व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है। व्यक्ति के विकास में किसका मुख्य योगदान होता है? तो ए वातावरण का, ब वंशानुक्रम का, स कोई नहीं और द उपयुक्त दोनों। तो आपको पता होगा कि व्यक्ति के विकास में वातावरण इनटू वंशानुक्रम का दोनों का मुख्य योगदान होता है। दोनों का मुख्य योगदान होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 75। जन्म के समय बालक का भार होता है। जन्म के समय बालक का भार होता है ए 6 से 8 पाउंड, ब 10 से 11 पाउंड, स 2 पाउंड, द 3 पाउंड। तो आंसर होगा ए, क्योंकि जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76।
बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? ए स्किनर का, ब गिलफर्ड का, से पियाजे का और द बर्ड का। तो विद्यार्थियों, ये कथन है जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने जो विकासात्मक सिद्धांत दिया है उसके अंदर बताया है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन है कि बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? क्वेश्चन है बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? ए शैशवावस्था, ब बाल्यावस्था, से किशोरावस्था या फिर द गुद्धावस्था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर आएगा ब। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति सुप्त हो जाती है। अब इसके अलावा थोड़ा सा अपने विस्तार से देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ब। काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने काम प्रवृत्ति को क्या बोला था? लिबिडो। सिगमंड फ्राइड ने एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत का नाम है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड की मूलभूत अवधारणा यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर काम वासना का व्यापक प्रभाव पड़ता है। बालक में काम वासना यानी लिबिडो जीवन के प्रारंभ से ही विद्यमान होती है, लेकिन इसका प्रभाव भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ता है। सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया था। कौन कौन सी अवस्था है? पहली है मुख्य अवस्था, दूसरी है बुद्धि अवस्था, तीसरी है लैंगिक अवस्था, चौथी है अदृश्य अवस्था और 5वीं है जनेंद्रिय अवस्था। पहली जो मुख्य अवस्था होती है उसके अंदर बालक की लिबिडो का निवास उसका मुख क्षेत्र होता है, जिसके कारण बालक चूसना, जबड़ों से चबाना और दांतों से काटना जैसी क्रिया करता है। दूसरी अवस्था होती है गुद्दी अवस्था। इस अवस्था में बालक के लिबिडो का निवास उसका गुद्दा क्षेत्र होता है, जिसके कारण बालक मल मूत्र विसर्जन को रोकने में आनंद की अनुभूति करता है। तीसरी अवस्था है लैंगिक क्षेत्र। इस अवस्था में बालक के लिबिडो का निवास उसका लिंग क्षेत्र होता है, जिसके कारण बालक में सर्वप्रथम लड़की व लड़के का भाव उत्पन्न होता है। चौथी अवस्था होती है अदृश्य अवस्था। इस अवस्था में बालक के लिबिडो का निवास कहीं नहीं होता है, जिसके कारण उसका संपूर्ण ध्यान खेल में लग जाता है। और 5वीं अवस्था बताइए जनेंद्रिय अवस्था। इस अवस्था में बालक की लिबिडो पुनः जागृत होती है, जिसका उपयोग वह विपरीत लिंगी और संतान उत्पत्ति में करता है। और यही जो अवस्था है जनेंद्रिय अवस्था, यही अवस्था सृष्टि संचालन के लिए उत्तरदायी है। तो विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने साथ साथ इसका रिवीजन भी आपको करवा दिया है। तो बालक बालिका की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? बाल्यावस्था में। इस अवस्था में बालक की लिबिडो का निवास कहीं नहीं होता है, जिसके कारण उसका संपूर्ण ध्यान किस में लगता है? खेलने में लग जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, ब विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, स मस्तबोध मुख्य सिद्धांत और द संगठित प्रक्रिया। तो किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? तो आंसर आएगा मस्तबोध मुख्य सिद्धांत। थोड़ा सा अलग बताती हूँ मैं आपको।
विकास के जो नियम दिए हैं, कुप्पुस्वामी ने विकास के नियम को 2 भागों में बांटा है। एक सिर से पैर की ओर, दूसरा है केंद्र से सिरों की ओर। सिफेलोपोडल और दूसरा है प्रोक्सीमोडिस्टल, यानी सिर से पैर की ओर और केंद्र से सिरों की ओर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 79। बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है? बालक का विकास उसके किस विकास पर सर्वाधिक अवलंबित है? अ शारीरिक, ब मानसिक, स संवेगात्मक और द गामक। तो आंसर आएगा गामक, यानी बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है वो गामक विकास पर सर्वाधिक अवलंबित होता है। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बालक का सर्वांगीण विकास का आधार क्या है? अगर आधार पूछ लिया जाए तो यहाँ आंसर हो जाएगा शारीरिक, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य आयामों का आधार होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 80। शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? अ अनुकरण करना, ब सहयोग लेना, स आश्रितता और द उपयुक्त सभी। तो शैशवावस्था में बालक में सभी पाए जाते हैं। आंसर आएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, बालक को सहयोग की आवश्यकता होती है और बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 81। असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है। असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? अ वंशानुक्रम व शरीर संरचना, ब अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, स जन्मजात व अर्जित दोष, द उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों जैविक कारणों के अंतर्गत सभी आएगा। वंशानुक्रम भी सम्मिलित है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हैं, जन्मजात व अर्जित दोष भी है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 82। बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं। बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं। कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक, ब सृजनात्मक बालक, स मंदबुद्धि बालक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर आएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि वे बालक जो सामान्य दर्जे के बालकों या औसत दर्जे के बालकों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। औसत दर्जे के बालकों से ये बालक या तो आगे निकल जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, तो ये होते हैं विशिष्ट बालक। और विशिष्ट बालकों में आते हैं प्रतिभाशाली भी आते हैं, सृजनात्मक भी आते हैं, मंदबुद्धि भी आते हैं। तो अपना राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 83। विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन है जो विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं? अ नेत्रहीन बालक, ब शारीरिक विकलांग बालक, स गूंगे तथा बहरे बालक और द उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक और गूंगे तथा बहरे सभी बालक विकलांग बालक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है। मानव विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? अ जैविक व आर्थिक, ब जैविक व सामाजिक, स सामाजिक व राजनीतिक और द सामाजिक व आर्थिक। तो मानव विकास जैविक और सामाजिक 2 कारकों पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 85 यानी 85। 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है। 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती हैं। अ लंबी, ब बोनी, से समान और द निरंतरता।
तो 12 वर्ष की जो लड़कियां होती है वह लड़कों से लंबी होती है। थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं आपको कि जन्म के समय बालक की लंबाई 51 जन्म के समय बालक की लंबाई 51.25 सेंटीमीटर होती है, जबकि बालिका की लंबाई 50.75 सेंटीमीटर होती है। 6 वर्ष की आयु में लंबाई 100 से 110 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बाल्यावस्था के अंदर लंबाई 7.5 से 10 सेंटीमीटर ही बढ़ती है, यानी लड़की की लंबाई अधिक होती है। बाल्यावस्था में 15 वर्ष की आयु में लड़का व लड़की की लंबाई समान हो जाती है। किशोरावस्था में लड़के की लंबाई 175 सेंटीमीटर होती है, जबकि लड़की की लंबाई 165 सेंटीमीटर होती है। लड़की 16 वर्ष की आयु में अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है, जबकि लड़का 18 वर्ष की उम्र के बाद भी बढ़ता रहता है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। छात्र में वृद्धि होती है। छात्र में वृद्धि होती है, शब्दों को समझना है। वृद्धि पूछा है, विकास नहीं। तो छात्र में वृद्धि कैसे होती है? वातावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से या फिर वंशानुक्रम से। बात वृद्धि की है तो छात्र में वृद्धि होती है वंशानुक्रम से, क्योंकि जैसे माता पिता होता है वैसी ही उनकी संतान होती है। यदि माता पिता लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट होते हैं तो संतान भी वैसी होगी। यदि माता पिता पतले दुबले हैं तो संतान भी वैसी होती। तो छात्र में जो वृद्धि की बात होती है वो आती है वंशानुक्रम से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 87। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, कौन सी अवस्था होती है? जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, कौन सी अवस्था होती है? ए बाल्यावस्था, ब किशोरावस्था, स शिशुअवस्था और द वृद्धावस्था। तो आपको पता है कि सामाजिक मान्यता प्राप्त करने वाली अवस्था जो होती है वो होती है किशोरावस्था। और किशोरावस्था के संबंध में स्टैनली हॉल का एक स्टेटमेंट भी है। स्टैनली हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। ये था 87 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। क्वेश्चन है 88। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक कैसे बालक में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? ए बार बार मूल्यों की बात करें, ब स्वयं उन पर आचरण करें, स महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाएं और द देवी देवताओं की बातें करें। मनोविज्ञान में देवी देवताओं का कोई स्थान नहीं है, महान कहानियों सुनाने से भी कोई औचित्य नहीं है और बार बार मूल्यों की बात करने से भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो जब अध्यापक स्वयं नैतिक मूल्यों पर आचरण करेगा तो बालक देखकर सीखता है, इसलिए आंसर आएगा स्वयं उन पर आचरण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। बच्चों के शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर कौन सी अवस्था में अधिक होती है? ए पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, ब उत्तर बचपन में किशोरावस्था के बजाय और स किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय और द प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। आंसर होगा स किशोरावस्था में पूर्व बचपन के बजाय। आपको पता है कि शारीरिक वृद्धि या तो शिशुअवस्था में अधिक होती है
या फिर किशोरावस्था में अधिक होती है। किशोरावस्था के प्रारंभिक 3 वर्षों में शैशवावस्था जैसी वृद्धि देखने को मिलती है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 90। वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? ए उत्तेजना, ब कपट व प्रसन्नता, स भय क्रोध व स्नेह, द इनमें से कोई नहीं। तो वॉटसन ने नवजात शिशु के अंतर्गत 3 संवेगों की बात कही थी। कौन कौन से हैं? भय, क्रोध व स्नेह। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था आज की वीडियो। आशा और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। नमस्कार विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।